दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक खोज में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं इतिहास के उन दबे हुए पन्नों की ओर जहां पर इतिहास की ऐसी बातें हैं जो दब गई हैं। उसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये पहले था क्या और ये चीज़ आई कहाँ से, इसका इतिहास क्या है। तो हमारा उद्देश्य है इतिहास की उन बातों को आप तक पहुँचाना जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे, जिससे आप हमारे आगे आने वाले वीडियो को देख पाएंगे और इतिहास की जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य एक नाम ही नहीं है, ये हमारे इतिहास का एक महान शासक रहे हैं सम्राट अशोक मौर्य। और जैसा कि सभी आप लोग जानते होंगे, अशोक स्तंभ उन्होंने ही बनवाया था, उन्हीं के शासनकाल में बना था। और हमारा जो मुद्रा है यानी रुपया, और जो आप देख पाते हैं कि उसमें जो शेर का निशान जो बना हुआ है वो अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। अशोक एक महान और प्रतापी राजा थे, उन्हें सम्राट की उपाधि दी गई है। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गई है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सम्राट अशोक मौर्य के इतिहास का वर्णन। तो हमारे साथ में इतिहास के महान प्रकांड विद्वान श्री पीसी जैन साहब हैं, जो हमें विशेष प्रकार की जानकारी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में आपको, हमें और सभी को बताने वाले हैं। तो अगली आवाज पीसी जैन साहब की। देखिए दर्शकों, सम्राट अशोक मौर्य जो था भारत का एक महानतम शासक था। ये सम्राट बनने से पहले विदिशा का गवर्नर था। इनके पिता बिंदुसार ने इनको विदिशा का गवर्नर बनाया था। किंवदंतियां तो ऐसी हैं कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार करके राजगद्दी को हासिल किया था। ऐसी किंवदंती सुनने में आती है, लेकिन ये कोई प्रमाणित बात नहीं है। फिर भी सम्राट अशोक की गिनती एक महान शासकों में होती है। अपने समय का महानतम शासक और एक दयालु राजा था। उसने प्रजा की भलाई के लिए अनेकों काम किए। बौद्ध धर्म को उसने धारण किया था। उस समय बौद्ध धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और बौद्ध धर्म में दया को प्रधानता दी जाती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक में एक महान परिवर्तन आ गया। इस युद्ध में कम से कम 1 लाख सैनिक मारे गए
उन सैनिकों की दशा को देख करके, युद्ध के में भीषण नरसंहार को देख करके सम्राट अशोक के हृदय में एक नया परिवर्तन पैदा हो गया और उसने इस बात की प्रतिज्ञा की थी कि मैं अब जीवन में कभी युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए उसने बौद्ध धर्म को धारण किया। और सम्राट अशोक महानतम शासक था। उसने जगह जगह स्तूप बनवाए, बुद्ध के उपदेशों को पत्थर के शिलालेखों पर खुदवाया और उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को विदेशों में भेजा, श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आज अशोक की देन है कि ये बौद्ध धर्म विदेशों में भी देखने को मिलता है। आज ये कश्मीर को तुम जानते हो, इसकी राजधानी श्रीनगर वो अशोक ने ही बसाई थी। ये उसी की देन है जो कि आज कश्मीर पैराडाइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये जानकारी मैंने आपको दी। तो दोस्तों, जैसे कि पंडित जी हमें बता रहे हैं, जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। अब जैसे जो कश्मीर के बारे में संघर्ष चलते रहे हैं, लेकिन आज के दौर में तो वो धारा ही खत्म कर दी गई है जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करती थी। जो हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में वो धारा ही खत्म कर दी गई और कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। जो लोग बताते थे कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों ये सम्राट अशोक मौर्य का इतिहास बताता है। जो श्रीनगर की स्थापना की थी वो सम्राट मौर्य अशोक ने की थी। तो आप समझ सकते हो कि कश्मीर कब से हिंदुस्तान का हिस्सा रहा। लेकिन ये बातें इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गई हैं और इतिहास की असली जानकारी कहीं ना कहीं खो गई है। तो जो कश्मीर आज से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इसकी स्थापना तो अशोक ने की थी। तो आप समझ सकते हैं अशोक जो कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। 269 ईसा पूर्व आप समझ सकते हैं। आज हमारा 2023 चल रहा है और 250 साल और इसमें आप ऐड करते हो, तो इतने समय पहले श्रीनगर की स्थापना हमारे हिंदू शासक सम्राट अशोक मौर्य के द्वारा की गई थी। तो कश्मीर युगों से हिंदुस्तान के अंदर ही पैदा हुआ, हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। लेकिन ये इतिहास के पन्नों में ये बात कहीं ना कहीं दब गई और गुम हो गई। तो दोस्तों, सम्राट अशोक मौर्य 269 ईसा पूर्व में अपनी राजगद्दी पर बैठा। उसका राज जो शासकीय राज्याभिषेक हुआ वो 269 ईसा पूर्व में। लेकिन दोस्तों, युद्ध तो उसने इससे पहले भी काफी लड़े। तो आप सोचते होंगे जब सम्राट अशोक मौर्य गद्दी पर बैठ गया तब उसने युद्ध लड़ना शुरू किया। ऐसा नहीं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद ही उसने राजपाट अपने हाथों में ले लिया था और राजकाज वो उसके द्वारा संचालन हो रहा था। अब जो अशोक के जो परिवर्तन होता है, जो एक बड़ा जो युग परिवर्तन आता है, वो आता है कलिंग युद्ध से। जो कलिंग युद्ध होता है तो वो अब कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध होता है, यानी उसके राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग युद्ध
वो था। अब कलिंग युद्ध, अब कलिंग क्या था? आज के वर्तमान काल में हम कलिंग की बात करते हैं तो ना तो आपको कलिंग नाम का कोई देश देखने को मिलता है, ना कलिंग नाम का कोई आपको राज्य देखने को मिलता है। तो आखिर कलिंग था क्या? दोस्तों पहले क्या था? कलिंग जो था, आज के मॉडर्न युग में देखो राज्यों के नाम बदल गए हैं। तो पहले हमारा उड़ीसा, आज के वर्तमान का जो उड़ीसा आता है, बंगाल आता है, इसमें कुछ बिहार का भी हिस्सा है और कुछ आपका झारखंड भी उसमें मिलता है, कुछ छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा उसमें मिला हुआ है और कुछ आसपास के राज्यों की भी हम बात कर लें, पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें या फिर तेलंगाना की, आंध्रा की हम कुछ बात कर लें, तो ये सारे पूरे राज्य उसी का हिस्सा थे। और उसके बाद की अगर हम केरला कर्नाटका की भी बात करें, तमिलनाडु की भी बात करें, तो वो पूरा एक कलिंग नाम से ही जाना जाता है। वो पूरे उसके अधिकार क्षेत्र, एक कलिंग बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो जो अशोक के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक के द्वारा आक्रमण किया जाता है, उस पर विजय अभियान चलाने के लिए। तो दोस्तों उसमें भीषण नरसंहार होता है, युद्ध चलता है, कई दिनों तक युद्ध चला, दोनों तरफ से काफी हताहत हुई और काफी नरसंहार होता है और आखिर अशोक उस पर विजय हासिल कर लेता है। वो अशोक का एक सपना था कि मैं कलिंग पर अपनी विजय प्राप्त करूं। तो दोस्तों उसकी सेना लड़ रही है, सेनापति लड़ने जा रहे हैं और जब उसको विजय हासिल हो जाती है कलिंग राज्य पर, तो वो गदगद हो जाता है, फूला नहीं समाता है। और फिर जब अशोक उसका भ्रमण करने जाता है कलिंग का, कलिंग एक उस टाइम बहुत ही समृद्धशाली साम्राज्य हुआ करता था और अशोक चाहता था कि उसको विजय हासिल करूं। जब अशोक उस पर अपना स्थापित हासिल कर लेता है, उस पर अपना विजय हासिल कर लेता है, तो फिर उसके भ्रमण के लिए जाता है। जब अशोक उसका भ्रमण करता है तो उसमें जो नरसंहार हुआ था, हजारों आदमी कटे पड़े हैं, हजारों महिलाएं विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, चारों तरफ खून पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, तहस नहस हो गई अच्छी अच्छी इमारतें। और जब वो इस तरीके का माहौल वहाँ पर देखता है, बिलखते हुए इंसानों को, महिलाओं को, बच्चों को, तो उसके मन में अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है कि ये भाई मैंने क्या कर दिया, हजारों आदमियों को मैंने मरवा दिया और उसके पीछे लाखों आदमी हैं, इतना बड़ा मैंने एक राज्य के लिए नरसंहार कर दिया और बद्दुआएं हजारों लोगों की। तो फिर वो उसके बाद वो प्रण करता है कि आपके बाद मैं ये नहीं करूँगा। अशोक के मन में ऐसा हृदय परिवर्तन आता है। तो इसके बाद उसने अपने राजकाज के नियमों में, अपने आप में बहुत सारे नए नियम बनाए और बहुत सारे बदलाव लाए। उस टाइम बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित था और काफ़ी उसका प्रचार प्रसार था, तो वो बौद्ध धर्म के संपर्क में आता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और फिर वे बौद्ध धर्म के बहुत सारे नियमों का पालन करता है। और यहाँ तक कि ऐसा वर्णन आता है कि उसके राजकीय भोजन में बहुत सारा मांसाहार बना करता था। ये राजाओं का हमेशा से ही रहा है मांसाहार का भोजन, लेकिन वो बताते हैं उसके बाद में उसके राजकीय भोजन में सिर्फ एक हिरण का भोजन, एक हिरण, जब हजारों हिरणों को, हजारों नहीं कम से कम सैकड़ों हिरणों को राज्य भोजन में, क्योंकि राज्य में केवल अशोक ही नहीं था खाने वाला, उसके पूरी फौज प्रणाली, सैनिक व्यवस्था थी जहाँ पर राजकीय भोजन बनता था उन सब के लिए। तो वो सिर्फ ऐसा कुछ ही एक हिरण और कुछ और मांसाहार का वहाँ पर उल्लेख ऐसा मिलता है कि सिर्फ उनका ही मांसाहार का भोजन, ऐसा नियम उसने लागू किया था
और सारा शाकाहार भोजन का भोज होता था। ऐसा उसके जीवन में परिवर्तन आया और इसके साथ ही उसने अपने पुत्रों पुत्रियों को, आज के हम देखने वाले बहुत से जो देश हमें मिलेंगे, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, तो ऐसे बहुत सारे देशों में अपने पुत्र पुत्रियों को वो पहुंचाते, जिसमें उसके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। और जिन्होंने देश के राज्यों में ही नहीं विदेशों में जाके, और फिर उसने उनके फिर वो जो चेले हुए और फिर उनके जो शहीद हुए उनके जाके देश विदेशों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो आज आप देखोगे हमारे पूरे विश्व में बौद्ध धर्म देखने को आपको मिलेगा। वहाँ के निवासी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और जगह जगह बौद्ध की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों उस समय हेनसांग नाम का एक बहुत पॉपुलर यानी महानतम लेखक था, इतिहासकार था, जिसके द्वारा लिखे गए लेखों में इन सारी चीज़ों का वर्णन देखने को मिलता है। तो हेनसांग के लेखों में मौर्यकालीन इतिहास का हमें उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें अशोक के द्वारा स्थापित किए गए बौद्ध स्तूपों या अशोक स्तंभों की जानकारी मिलती है, जो अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे, या जो संस्कृति या जो लिपि वहाँ उस समय जो लिखी गई वो हमें हेनसांग के द्वारा लिखे गए इतिहास के द्वारा जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों अशोक जो था एक मौर्य काल का एक महानतम शासक हुआ, जिसने संस्कृति के साथ साथ ही धर्म का भी विकास किया, फैलाव किया और अपने राज्य का विस्तार किया। इसलिए अशोक को एक महान सम्राट माना जाता है। अशोक जो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसका पोता था। तो चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार गद्दी पर बैठे और बिंदुसार का जो पुत्र होता है वो अशोक था। उसे महान अशोक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये एक जो विशेष जानकारी है सम्राट अशोक मौर्य के इतिहास की, वो हम आपको उस जानकारी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ पंडित जी श्री पीसी जैन साहब हैं, जो इस पर प्रकाश डाल रहे हैं, तो उन्होंने हमको महत्वपूर्ण जानकारी दी है सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। तो वो दोस्तों शायद इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दब गई है और हमारे तक नहीं पहुंचती है या पब्लिक तक नहीं जाती है। तो जो मुख्य बात है, यानी जो प्रेरणा स्रोत बात है, वो इतिहास में कहीं ना कहीं गुम हो गई है। तो आज हम देखें जो बौद्ध धर्म इतना प्रचार प्रसार जो बौद्ध धर्म का फैला हुआ है, आज हम जापान की बात करें या जर्मनी की बात करें, इंडोनेशिया की, वियतनाम की बात करें हम, या हम श्रीलंका की बात करें, या हम किसी दूसरे थाईलैंड की बात करें, और एशिया के जितने भी देश हैं उनकी बात करें, या किसी यूरोप की कंट्री की बात करें, या अफ्रीका की कंट्री की बात करें, अमेरिका की, यहाँ पे भी बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलेगा। बट वहाँ तक धर्म फैला कैसे? वहाँ पर शासन प्रचार प्रसार किसका था? यानी हिंदुस्तान का। अशोक मौर्य कहाँ पर हुए थे? हिंदुस्तान के अंदर। तो यहाँ तक धर्म, यहाँ पर तो धर्म की संस्कृति थी नहीं, तो हमारा ही वर्चस्व था वहाँ पर। आज जितने भी देश हैं, यदि हम कल्पना करते हैं, वहाँ तक जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म आपको देखने को मिलता है, तहाँ तक हिंदुस्तान की पहुँच थी, हिंदुस्तान का पावर था। वहाँ पर उन्होंने जाके अपना धर्म को स्थापित किया।
तो आप समझ सकते हैं कि कोई अशोक कोई एक छोटा मोटा कोई राजा नहीं था। तो हिंदुस्तान का शासन हमेशा बड़े दूर दूर तक रहा है और ये जितने भी देश हमें देखने को मिलते हैं ये कभी न कभी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा रहे हैं और जहाँ पर हिंदुस्तान का ही साम्राज्य चलता था। लेकिन वो कालांतर में वो समय के हिसाब से वो चीज़ें छीन होती गई, पतन होता गया और फिर वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए। अब उनकी तो बात छोड़ो, अब कश्मीर को भी लोग वह भूल गए कि श्रीनगर एक कश्मीर की। कुछ लोग इससे पहले कुछ बात किया करते थे, नहीं जी कश्मीर को तो हम हिंदुस्तान से अलग है और हिंदुस्तान से अलग देश की मांग किया होती थी। तो वो अलग देश हो जाता तो इतिहास के पन्नों में वो बात ही खत्म हो जाती। जम्मू कश्मीर को एक अलग देश बना दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कश्मीर आज हमारा हिस्सा है। तो ये बात इतिहास की हम देखने वाले हैं कि श्रीनगर जो था वो सम्राट अशोक मौर्य ने ही बसाया था और वो हमारा आज भी अधिकार क्षेत्र में। तो दोस्तों इतिहास के बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कहीं ना कहीं दब गई हैं इतिहास के पन्नों में और हम अपने चैनल भारत एक खोज के माध्यम से वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और दोस्तों फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।